हेलो फोक्स, आज हम लोग अपने चैनल पे एक नए टॉपिक के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं कि कैसे कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में फुल टाइम प्रैक्टिस कर सकता है और कैसे वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि एओआर बन सकता है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग अपने इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कमेंसमेंट सर्टिफिकेट से लेके उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक और उसका एग्जाम पैटर्न से लेके उसके सिलेबस तक। इस वीडियो में हम लोग एओआर के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए, हर एक चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम लोग अपने चैनल पे मेजरली लीगल अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग बात करते हैं, साथ ही साथ लीगल अपडेट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। जो भी कैंडिडेट चाहता है कि उससे इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी और लीगल अपडेट मिस आउट ना हो, तो वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, क्योंकि आपको इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ लीगल अपॉर्चुनिटीज और लीगल अपडेट्स के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे आज के टॉपिक के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट्स को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कोई भी एडवोकेट कर सकता है, लेकिन केस की फाइलिंग से लेके कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट रूम के अंदर मूव करने तक आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना ये चीज नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले केस की फाइलिंग के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चाहिए ही होगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड लेने के बाद आप कैंडिडेट अपने केस की फाइलिंग से लेके अपने आप अगर अपने मैटर को आप लोग कोर्ट रूम में प्रेजेंट करने वाले हैं एज एन आर्ग्यूइंग काउंसिल के तौर पे, तो वो भी आपको 1 या 2 दिन पहले, जब भी आपकी डेट आने वाली होगी, उससे पहले आप अपने एओआर को इंटीमेट करेंगे कि आप अपने केस को खुद रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट रूम में एज एन आर्ग्यूइंग काउंसिल के तौर पे। वो आपका अपने पोर्टल में आपका नाम अपडेट करेगा, तभी आप कोर्ट रूम में वहां पर आर्ग्यू भी करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी काम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि एओआर के बिना नहीं होता है। साथ ही साथ मैं आप कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3000 यानी कि 3000 एओआर ही हैं। और मान लीजिए कि आपका केस फाइलिंग आपने अपने किसी एओआर से पैसे देके करवा दी, लेकिन आपकी किसी तरीके से अपनी एओआर के साथ टर्म्स खराब हो जाती हैं, तो बिना उससे एनओसी लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए, आप दूसरा एओआर भी अपने केस में हायर नहीं कर पाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एओआर आपके केस के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि हम लोग कैसे एओआर बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या गाइडलाइंस रखी है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए। सबसे पहले मैं आप कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप कैंडिडेट को एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 4 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आपको 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि एओआर ढूंढना होगा जिसके पास मिनिमम 10 साल की प्रैक्टिस हो एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के तौर पे। अगर आपको ऐसा एडवोकेट मिल जाता है, उसके बाद आप सबसे पहले उस एडवोकेट से एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेंगे। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, इवन दो मैं आपको पीडीएफ फाइल भी शेयर करूंगा, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी आप अपना कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बनाएंगे, आपको वही फॉर्मेट को यूज करना है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो आपको एओआर देगा, उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजें लगेंगी। सबसे पहले आपको अपने जिस भी स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड है, वहां पर आपको सबसे पहले जाना है और वहां पर आपको एक अपना कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट बनाना है, जो कि वो उनके लेटर हेड पे बना के देंगे। मान लीजिए कि मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का एडवोकेट हूं, बीसीडी के ऑफिस में मैं जाऊंगा, वहां पे मैं उनको कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट उनसे मांगूंगा, जो कि वो विद इन 1 और 2 डेज में आपको बना के दे देते हैं। वो देने के बाद आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो आपके स्टेट बार काउंसिल ने आपको दिया होगा, उसकी एक कॉपी लेंगे, उसको आप नोटराइज कराएंगे। उसके साथ साथ आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने जो आपको कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया होगा, उसको लेंगे। और उसके साथ साथ जो आपने अपना एआईबी का एग्जाम क्लियर करा होगा, उसके बाद जो आपको आपके स्टेट बार काउंसिल ने जो आपको सीओपी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करा होगा, उसकी कॉपी आपको एक नोटराइज करानी है। और इसके साथ साथ आपको फाइनली अपना एक
इंटीमेशन लेटर देना है। इंटीमेशन लेटर का भी मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं और उसके साथ साथ मैं आपको कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग का फॉर्मेट भी दिखा देता हूं। सबसे पहले ये आपका फॉर्मेट है जो कि आपका इंटीमेशन लेटर का फॉर्मेट है। इस टाइप में आप अपना इंटीमेशन लेटर बनाएंगे। जो पहला पेज है वो आपका इंटीमेशन लेटर का फॉर्मेट है। ये आपके लेटर हेड पे होगा जिसमें आपका नाम होगा, आपका ऑफिस का एड्रेस होगा, आपका रेजिडेंस एड्रेस होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका ईमेल आईडी होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो को पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपसे बेसिक डिटेल्स इन्होंने आपसे पूछी है ये आपको फिलअप करनी है और मेक श्योर करें कि आपका लेटर हेड पे ये सारा कंटेंट एज इट इज यही होना चाहिए। और फाइनली आपका यहाँ पर आपने जिस भी एओआर के अंडर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका यहाँ पर सिग्नेचर और उनकी स्टैंप होगी। ये होने के बाद आपका एओआर यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिसके अंडर में आप 1 साल अपना ट्रेनिंग करने वाले हैं वो अपने लेटर हेड पे ये आपको एज इट इज ऐसे फॉर्मेट में ये आपको एक बना के देगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेके इसके साथ आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को लेके जो कि नोटराइज होना चाहिए, उसके साथ एक कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट को लेके जो कि आपका स्टेट बार काउंसिल आपको इशू करेगा जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी को लेके उसको नोटराइज करा के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इनके आप सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 10 जो रजिस्ट्री ऑफिस के पास है वहां पे आप जाएंगे। वहां जाके आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। याद रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज मेक श्योर करना है कि आपके लेटर हेड और आपके एओआर का लेटर हेड पे ये फॉर्मेट एज इट इज होना चाहिए। बाकी जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके स्टेट बार काउंसिल आपको बना के दे ही देगा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका सीओपी मैंडेटरी है, इसमें आपने एआईबी का एग्जाम क्लियर करा हुआ होना चाहिए और मिनिमम 4 साल की प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं अगले पेपर के लिए यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का पेपर देने के लिए। अब रूम नंबर 10 में ये सारी चीजें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर देगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफिस। वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप संभाल के रखिएगा। जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका जिसके अंडर में आपने अपनी ट्रेनिंग करी है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आपको अपने लेटर हेड पे एज इट इज फॉर्मेट में अपने नेम और सिग्नेचर के साथ और अपनी स्टैंप के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट देगा। ये डॉक्यूमेंट लेके आपको वापस रूम नंबर 10 जो कि रजिस्ट्री ऑफिस के पास है वहां सुप्रीम कोर्ट में जाना है और इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है। ये सारी चीजें करने के बाद आप एलिजिबल हो गए हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पेपर को देने के लिए, यानी कि अब कैंडिडेट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का पेपर दे सकते हैं। आप लोग एओआर का पेपर दे सकते हैं जिसको कंडक्ट भी सुप्रीम कोर्ट कराता है और ये आपका एग्जाम भी सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में ही लिया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के फॉर्म कब निकलते हैं। इस एग्जाम के फॉर्म आपके अप्रैल और मई मंथ में निकलते हैं और ये फॉर्म आपको ऑफलाइन फिलअप करके इनके ही ऑफिस में यानी सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में ही इनको सबमिट किया जाता है। सबमिट होने के बाद आपका ये लोग एक एडमिट कार्ड रिलीज करते हैं। आप एडमिट कार्ड लेके इनके ही प्रीमाइसेस में जाके वहां पर आप अपना एग्जाम देते हैं। आपके कितने एग्जाम होंगे? आपके इसके लिए एओआर बनने के लिए 4 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर 1 जो आपका होगा वो आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का होने वाला है। पेपर 2 आपका ड्राफ्टिंग का होता है। पेपर 3 आपका एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर होता है और पेपर 4 जो कि आपका लीडिंग केसेस पे होता है। ये 4 पेपर आपके कंडक्ट कराएगा सुप्रीम कोर्ट एओआर बनने के लिए और चारों ही पेपर के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के रिगार्डिंग जो कि है इसके एग्जाम के रूल्स के रिगार्डिंग। इस एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि एक भी पेपर अगर आपने मिस किया मतलब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, मतलब आप कैंडिडेट्स ने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको लगा कि मेरे को तो ये एग्ज़ाम की मैंने प्रिपरेशन ही नहीं करी और आपने कोई भी एग्ज़ाम में आपने छुट्टी मार ली, आप उस दिन एग्ज़ाम में देने नहीं गए, तो मान लीजिएगा कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट तो आपका ख़राब हुआ ही हुआ, आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट भी ख़राब हो गया है, यानी कि आप लोग अगले एग्ज़ाम के लिए बार कर दिए जाएंगे।
आपको मेक श्योर करना है कि आप 4 पेपर फिलअप करते हैं तो आपको चारों ही पेपर्स में बैठना होगा। बाय हुक और बाय क्रुक आपको चारों एग्जाम देने होंगे। अगर आप किसी एक भी एग्जाम में एब्सेंट होते हैं तो आप लोग नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको बार कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार नहीं करा जाए तो आपको चारों एग्जाम में बैठना होगा। अब एक चीज और, मान लीजिए कि आप चारों एग्जाम में बैठते तो हैं लेकिन आप चारों एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आप ऑल पेपर्स में फेल होते हैं, तो आप लोग फिर भी अगले एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। यानी कि आप क्योंकि चारों एग्जाम में फेल थे इसलिए आप नेक्स्ट अपेयर नहीं हो सकते अगले साल के एग्जाम में। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्वालिटी को मेंटेन करना चाहता है, इसलिए आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप अपने इस फॉर्म को तभी फिलअप करें जब आपके पास अपनी प्रिपरेशन हो, क्योंकि ना आप अपने एग्जाम से छुट्टी मार सकते, नहीं तो आपका एक अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। अगर आप चारों पेपरों में फेल हो जाते हैं तो भी आपका अटेम्प्ट खराब हो रहा है, और टोटल जो आपको सुप्रीम कोर्ट अटेम्प्ट देता है एओआर के एग्जाम के लिए वो टोटल 5 अटेम्प्ट देता है। और कोई भी एग्जाम पेपर देने के बाद आपका रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है, आप पेपर को रिवैल्यूएशन पे नहीं डाल सकते। अब बात कर लेते हैं हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है। टोटल आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको चारों पेपर में 50 से ऊपर नंबर चाहिए होते हैं और एग्रीगेट आपको 60% अबव चाहिए, तभी आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन पाएंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको एक स्पेशल री अपेयर अलाउड भी है। कौन से क्लॉज में? 11(1) और 11(2) में। मैं आपको ये दोनों क्लॉज समझा देता हूँ। 11(1) और 11(2) का क्लॉज इन्होंने क्या रखा है। 11(1) का क्लॉज ये कहता है कि मान लीजिए कि आप चारों में से किसी एक पेपर में फेल हो गए और बाकी 3 पेपर में एग्रीगेट आपके 60% अबव बन रहे हैं, लेकिन एक पेपर में आपके 40% अबव है। क्योंकि आप फेल हैं इसलिए आप अपने अगले साल के अटेम्प्ट में सिर्फ एक पेपर बाय चॉइस दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि अगले अटेम्प्ट में आप फिर से पूरा पेपर दें तो आप फिर से पेपर भी दे सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। वहां से आपसे पूछा गया है कि आप मान लीजिए कि 3 पेपर में पास हो जाते हैं, एक पेपर में फेल हो गए हैं और आपके बाकी 3 पेपर में एग्रीगेट 60% है, लेकिन जिस पेपर में आप फेल हुए हैं उसमें आपके 40% अबव बन रहे हैं, तो आप क्या अगली बार पूरा पेपर यानी कि चारों पेपर फिर से देना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक पेपर देना चाहते हैं जिसमें आप फेल हुए हैं। ये एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म आप वहां पे टिक करेंगे कि आप पूरे पेपर वापस देंगे या फिर सिर्फ एक पेपर देंगे, और ये आपका बाइंडिंग होगा, आप बाद में इसे चेंज नहीं कर सकते। और मान लीजिए कि आप अगले साल वही पेपर सिर्फ दे रहे हैं तो उस पेपर में आपको मिनिमम 50% अबव स्कोर करना होगा। एग्रीगेट आपकी चारों पेपर में मिला के 60% अबव बनेगा, तभी आप एओआर को क्लियर करेंगे, एओआर के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। मान लीजिए कि आपके चारों पेपर आपने क्वालिफाई कर दिए, चारों पेपर में आपके 50% अबव है, लेकिन एग्रीगेट 60% आपके नहीं बन रहे, तो आप कोई भी पेपर चूज करेंगे और उस पेपर को अगले साल आप रीअपेयर कर सकते हैं। आपको चांस दिया जाएगा कि आप अपने एग्जाम में वो अच्छे नंबर स्कोर करके 60% अबव स्कोर कर लें ताकि आप एओआर के एग्जाम को क्वालिफाई कर दें। तो ये सारे रूल्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना है अपने फॉर्म को फिलअप करते वक्त। वैसे मैं आपको अपनी एक पर्सनल एडवाइस दूं तो कैंडिडेट जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई हो वो कभी इस फॉर्म को फिलअप ना करें। आप अब इस एग्ज़ाम को देने के लिए जब प्रिपेयर हो तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करें। बाकी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग होगी तो वह आपके नाम के बिना, आपके बिना फाइलिंग नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बताया ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3000 ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, और बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फाइलिंग नहीं हो सकती, कोई भी डॉक्यूमेंट आप मूव नहीं कर सकते कोर्ट रूम में। आपको हर एक चीज़ के लिए जो भी एओआर आपने अपने केस के लिए हायर किया होगा, हर एक चीज़ का इंटीमेशन उसके मेल पे जाती है आपके केस के रिगार्डिंग।
तो याद रखिएगा कि AOR अगर आप खुद बन जाएंगे तो आपको किसी और को एज एन एडवोकेट के तौर पे किसी दूसरे एडवोकेट को फीस नहीं देनी पड़ेगी। आप खुद अपने केस को कोर्ट रूम में प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने नाम पे फाइलिंग कर पाएंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के। तो मैं चाहता था कि मैं इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाऊं जिसके बारे में बात करूं, ताकि भी आप कैंडिडेट्स को थोड़ी चीज़ें क्लियर हों। कोई भी क्वेरी स्टिल अगर आपकी कोई रह गई है जो मैं आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाया या आपका डाउट कोई रेज हुआ है, तो आप कैंडिडेट जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।